अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ काशिम मजीदी और फिज़िक्स टीचर। स्टूडेंट, हम चैप्टर 6 डील कर रहे हैं और प्रीवियस टॉपिक में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात की। आज के इस टॉपिक में हमने एप्लीकेशंस को डील करना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, जिसमें दो प्रोसेस को हम डील करेंगे जो कि आपके पास है आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस। ये दो एप्लीकेशन है यहाँ पे जो बुक ने डिस्कस की हैं। पर इसकी दो एप्लीकेशंस और भी हैं, जैसे आइसोकोरिक और आइसोबैरिक प्रोसेस है, ठीक है, जो कि यहाँ पे डिस्कस नहीं की गई। तो हम बेसिकली इन्हीं दो को आज डील करेंगे। अब स्टूडेंट, सबसे पहले हमारा टॉपिक है जी आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस विच इज़ कैरिड आउट एट such a way that a system undergoes change but its temperature remains constant। अब स्टूडेंट, इसमें प्रोसेस क्या होता है कि जिसमें कोई भी एक सिस्टम हो, उसने क्या करना हो कि आपके पास क्या हो कि आप कह सकते हैं कि उसमें कोई चेंज आ रहा हो, ठीक है, बट इट्स टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट। मतलब आपने इसकी इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट्स की तरफ मूव करना हो किसी भी सिस्टम की, या उसमें आप कह सकते हैं कि चेंज आ रहा हो किसी भी सिस्टम में, ठीक है। लेकिन इसमें आपके पास क्या है कि रिमेन्स एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो आइसोथर्मल का मतलब क्या है? टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। अगर कोई भी ऐसा आपके पास थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो जिसमें चेंज आ रहा हो, लेकिन उस प्रोसेस के दौरान क्या रहे? टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? आइसोथर्मल प्रोसेस रहेंगे, ठीक है। तो इसको मैंने डिफाइन कर दिया यहाँ पे कि इट इज़ अ प्रोसेस विच कैरिड आउट इन सच अ वे दैट सिस्टम अंडरगोज चेंजेस बट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो आइसोथर्मल का जब आप लफ्ज़ी मतलब भी देखेंगे ना यहाँ पे, तो उसका ही मतलब क्या हो गया? एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो ये हो गया स्टूडेंट, आपने इसको डिफाइन कर दिया। अब कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर अगर आप गैस लॉज की बात करें तो कांस्टेंट टेम्परेचर आपके पास कौन सा लॉ था? ये बेसिकली बॉयल्स लॉ भी तो यही था, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि बॉयल्स लॉ भी बेसिकली क्या है? यही आपके पास एप्लीकेशंस थी, ठीक है, जिसमें आपने कहा था कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो क्या रहता था? कांस्टेंट रहता था। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो आपने ये बेसिकली किया था कि PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, ओके। तो ये क्या था आपके पास? बॉयल्स लॉ था। और इसी को आपने यूँ लिख दिया कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। और इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, गैस को आप एक्सपैंड भी कर सकते हैं और कंप्रेस भी कर सकते हैं। ये दो इसकी एग्जांपल होगी कि एक में आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगी और दूसरे में आइसोथर्मल कंप्रेशन होगी। एक्सपेंशन का मतलब है जिस प्रोसेस में गैस एक्सपैंड करती है, और कंप्रेशन जिसमें आप एक्सटर्नल वर्क करके उसको कंप्रेस करते हैं। अब स्टूडेंट, यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं जी। एग्जांपल में हमने क्या किया कि ये एक कंटेनर है जिसमें गैस मॉलिक्यूल्स को, उसके ऊपर एक मूवेबल पिस्टन लगा दिया और उसके ऊपर कुछ वेट मैंने रख दिया। अब क्या होगा कि जैसे ही आप इसमें से वेट को रिमूव करते हैं, जैसे ही मैं इसमें से इसके ऊपर से वेट को कुछ रिमूव कर दूंगा, तो क्या होगा कि ये जो आपके पास पिस्टन है ये अपवर्ड मूव करेगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स जो है ना, ये इस सिस्टम को क्या करेगी? इस पिस्टन को अपवर्ड पुश करेगी। अब ये पिस्टन आपके पास ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो सपोज कर लें कि ये यहाँ तक आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें एक्सपेंशन हुई है। अब यहाँ पे मैंने एक इस सिस्टम को रखा हुआ है HR के ऊपर, हीट रेजर्वायर। H.R क्या है यहाँ पे? हीट रेजर्वायर। हीट रेजर्वायर क्या होगी? ये टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। किसको रखने के लिए? टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए। अब स्टूडेंट, होगा क्या कि जैसे ही ये सिस्टम यहाँ पे एक्सपैंड होगा, तो सिस्टम एक्सपैंड होगा मतलब इसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो जो यूज़ होगी यहाँ पे, उसकी इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम ने यूज़ होगी टू परफॉर्म वर्क, ठीक है। सिस्टम यहाँ पे वर्क कर रहा है सराउंडिंग के ऊपर, एक्सपेंडेड हुआ है ना यहाँ पे। तो जब भी यहाँ पे आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, कोई भी डेल वाई आप कह सकते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या आई है? एक्सपेंशन आई है। तो जब एक्सपेंशन होगी तो इसका मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम, जिसको आप पॉजिटिव क्यू लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे एक्सपेंशन देखने को मिली। अब हीट रेजर्वायर का काम क्या होगा? इसने टेम्परेचर को मेंटेन रखना है। टेम्परेचर को कैसे मेंटेन रखना है? जैसे एक्सपेंशन आएगी तो इसकी इंटरनल एनर्जी यूज़ हुई है, जब इंटरनल एनर्जी यूज़ होगी तो टेम्परेचर कम होगा। उस टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए हीट यहाँ पे ऐड होगी सिस्टम में, ठीक है। हीट ऐड होगी तो उसको आप प्लस क्यू भी कह सकते हैं, ओके। अब दूसरी बात है कि यहाँ पे हीट आपने ऐड कर दी, और इस सारे केस में
आपके पास जब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा स्टूडेंट, तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो आपके पास इंटरनल एनर्जी में चेंज है जिसको डेल यू आप कहते हैं, ये कितना रहेगा जी, ज़ीरो रहेगा। तो ये एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है कि आपके पास क्या हो, आइसोथर्मल प्रोसेस हो तो उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। जब टेम्परेचर किसी प्रोसेस के दौरान कांस्टेंट रहेगा तो इंटरनल एनर्जी में चेंज ज़ीरो होगा। जब इंटरनल एनर्जी में चेंज ज़ीरो होगा तो फर्स्ट लॉ में अगर ये वैल्यू आप पुट कर दें, फर्स्ट लॉ क्या कहता था, Q इज इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू, ये इंटरनल एनर्जी है, ये वर्क है, ये हीट है। अब अगर इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे ज़ीरो पुट कर देता हूँ तो Q इज इक्वल टू किसके होगा, W के। ठीक है, जो हीट है वो किसके लिए यूज़ हो जाएगी, वो आपके पास हीट के वर्क डन के इक्वल होगी बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे हीट रिजर्वायर ने क्या रखा, यहाँ पे टेम्परेचर को मेंटेन रखा, मतलब यहाँ पे जितना टेम्परेचर कम होगा उतनी यहाँ से हीट ऐड हो जाएगी। ठीक है, और टेम्परेचर आपके पास मेंटेन रहेगा। तो Q इज इक्वल टू W इसकी क्या है, मैथमेटिकल फॉर्म है। ओके, तो ये आपके पास एक्सपेंशन भी हो सकती है, कंप्रेशन भी हो सकती है। बुक ने एक्सपेंशन को डील किया होता, हमने एक्सपेंशन के लिहाज से इसकी इक्वेशन बना ली। ठीक है, अब दूसरी बात यहाँ पे देखिएगा, फिर हम इसकी पीवी कर्व बनाते हैं जी। पीवी का मतलब क्या है कि एक साइड पे प्रेशर ले लिया, एक साइड पे आपने वॉल्यूम ले लिया। अब ये पहला पॉइंट है जी, सपोज करें कि जब प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा है तो प्रेशर ज़्यादा होगा तो गैस का वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो इसलिए वॉल्यूम यहाँ पे कम है, इसको मैं नाम दे देता हूँ जी, आपके पास वॉल्यूम है V1। और जैसे ही ये प्रेशर आप कम करेंगे, प्रेशर कम हुआ तो वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, और वॉल्यूम की वैल्यू कितनी आ गई है जी, V2 आ गई है। अब दोनों केस में मैंने T ही रखा है। ठीक है, और T का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इस तरह से सिस्टम की जो है ना वो स्टेट चेंज हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो यही हमने कहा था कि सिस्टम अंडरगोज चेंज इन चेंज, कोई भी चेंज उसमें आ रहा है तो आपने देखा कि प्रेशर और वॉल्यूम में चेंज आ रहा है बट टेम्परेचर क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। अब स्टूडेंट ये कर्व बेसिकली यही बॉयल्स लॉ में भी हमने डील की थी। ठीक है, और इस कर्व को हम आइसोथर्म का नाम देते हैं। क्या नाम देंगे इसको, आइसोथर्म का नाम देंगे। तो ये मैंने लिख भी दिया, द कर्व रिप्रेजेंटिंग एन आइसोथर्मल प्रोसेस नोन एज आइसोथर्म। ठीक है, तो ये कर्व आपके पास आइसोथर्म कहलाएगी। तो इसमें आपने ये देखा कि, और ये एक स्लो प्रोसेस है। ठीक है, और इस सब में आपने ये समझा भी कि टेम्परेचर कैसे कांस्टेंट रहता है, जो हीट यहाँ पे कम हुई थी वो यहाँ पे HR ने प्रोवाइड कर दी। ठीक है, और HR क्या, हीट रिजर्वायर है जो कि टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए यूज़ हुई थी। और यहाँ पे एक्सपेंशन हुई है, एक्सपेंशन के केस में हमने देखा कि इंटरनल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर तो कांस्टेंट रह रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो इंटरनल एनर्जी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की। तो इसका मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स भी मेंटेन रहेगी और इंटरनल एनर्जी ज़ीरो रहेगी। ओके, तो सिंपली कॉन्सेप्ट क्या है कि लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में आपने इंटरनल एनर्जी में चेंज ज़ीरो पुट कर देना है कि डेल यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये आप पुट करेंगे तो आपके पास है, ये MCQ में पूछा जाएगा कि Q इज़ इक्वल टू W कौन सा प्रोसेस आपके पास, आइसोथर्मल प्रोसेस है। ठीक है, हीट जितनी है वो वर्क डन के इक्वल है, तो इसमें इंटरनल एनर्जी का जो है वो क्या है, चेंज वो ज़ीरो है। इंटरनल एनर्जी होगी लेकिन चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब स्टूडेंट ये प्रोसेस आपको समझ आ गया। अब हम बात करते हैं ये एडियाबैटिक प्रोसेस की। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है, इसमें नो हीट इंटर और लीव द सिस्टम, मतलब जो चेंज इन हीट है वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो आपके पास एडियाबैटिक प्रोसेस में चेंज इन हीट क्या होती है, ज़ीरो। जैसे आइसोथर्मल में क्या था, डेल यू इज इक्वल टू ज़ीरो था, इसमें क्या होना है आपके पास, डेल क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब नो हीट इंटर और लीव द सिस्टम। चेंज इन हीट इज इक्वल टू ज़ीरो, हीट होगी लेकिन चेंज इन हीट क्या होगी, ज़ीरो होगी। ओके, तो ये बेसिकली आपके पास प्रोसेस है। तो जैसे ये वहाँ पे आपके पास आइसोथर्मल एक्सपेंशन भी थी, आइसोथर्मल कंप्रेशन भी थी, इस तरह से यहाँ पे भी क्या होगी स्टूडेंट, एडियाबैटिक एक्सपेंशन भी होगी, एडियाबैटिक कंप्रेशन भी होगी। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी आप एडियाबैटिकली गैस को एक्सपेंड करते हैं, मतलब हीट इन भी नहीं होनी, हीट आउट भी नहीं होनी, मतलब ये जो हीट रिजर्वायर यहाँ पे आपने यूज़ की थी यहाँ पे यूज़ नहीं होगी अब। ठीक है, अब जैसे ही आप एक्सपैंड करेंगे तो टेम्परेचर ऑफ गैस क्या करेगा, फॉल करेगा। क्यों फॉल करेगा, इसको हम समझते हैं जी। जैसे ये आपने एक गैस ली और इसको आपने एक पिस्टन में यूँ इनक्लोज कर दिया। अब जैसे ही आप इसको एक्सपैंड करवाएंगे तो ये बेसिकली इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो वर्क डन किया है सिस्टम ने सराउंडिंग पे, तो इसकी हीट इंटरनल एनर्जी यूज़ हुई है वर्क डन करने के लिए। जब इंटरनल एनर्जी यहाँ पे यूज़ होगी तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। तो यही आप कह सकते हैं कि टेम्परेचर ऑफ गैस फॉल करता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन में। ये इंपॉर्टेंट MCQs है ये भी। ठीक है,
और ये आपके पास लॉन्ग में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन में टेम्परेचर ऑफ गैस क्या करता है, फॉल करता है, क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम, गैस एक्सपैंड हो रही है और हीट यहाँ पे इन नहीं हो रही, तो इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर क्या करेगा, फॉल करेगा। अगर आप कंप्रेशन की बात करते हैं जी, इसके ऊपर आप वॉल्यूम को कंप्रेस कर दें, यहाँ पे आ जाएगा तो वॉल्यूम क्या हो गया यहाँ पे कम। जब वॉल्यूम कम होगा तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी आपके सिस्टम की जो है ना वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो आप कहेंगे टेम्परेचर उसका क्या हो गया है, इंक्रीज, क्योंकि वर्क डन ऑन द गैस हुआ है। जब गैस के ऊपर वर्क डन होगा तो इसलिए आपने टेम्परेचर गैस का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये दोनों प्रोसेस आपने लेने हैं। उसके बाद एग्जाम्पल है जी, जैसे बस टायर में से हवा निकलती है, ठीक है, रैपिड एस्केप ऑफ, तो आपने देखा होगा कि अचानक अगर हवा निकलती है किसी भी टायर में से, बस्ट होता है टायर, तो इसको भी क्या कहेंगे आप, एडियाबैटिक एक्सपेंशन का नाम देंगे। और क्लाउड फॉर्मेशन भी एटमॉस्फेयर में, ये भी आपके पास एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल आपने यहाँ पे ऐड करनी है। उसके बाद जैसे यहाँ पे आपने क्या किया था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में जो कंडीशन थी इसकी वो पुट की और इक्वेशन बनाई, वैसे ही इसकी कंडीशन है जी डेल क्यू इज इक्वल टू 0। इसको मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में पुट करना है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू। अब स्टूडेंट डेल यू प्लस डब्ल्यू आपने वैल्यू पुट कर दी, क्यू यहाँ पे क्या है 0, तो क्यू की जगह पे मैंने 0 पुट कर दिया। अब आप इसको इस साइड पे मूव कर दें तो ये माइनस डेल यू इज इक्वल टू डब्ल्यू। अब आप इसको माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल यू क्यों नहीं लिख सकते, यहाँ पे देखिएगा इंटरनल एनर्जी क्या हुई थी, डिक्रीज हुई थी। अगर आप एक्सपेंशन की बात करते हैं ना, ये किसके लिए है, ये एक्सपेंशन के लिए है। ये इक्वेशन आपके पास किसके लिए है, एक्सपेंशन के लिए। अगर आप कंप्रेशन की बात करेंगे ना तो ये डेल यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू के इक्वल होगी, ठीक है। और ये कंप्रेशन के लिए होगी आपके पास, क्योंकि दोनों प्रोसेस होंगे ना, एडियाबैटिक एक्सपेंशन भी होगी और एडियाबैटिक कंप्रेशन भी होगी। अब स्टूडेंट ये माइनस यू क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल जैसे एक्सपेंशन होगी तो इंटरनल एनर्जी गैस ने वर्क किया है सिस्टम के सराउंडिंग के ऊपर, और इस केस में इसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है और इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हुई है। जब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो तो उसको हम साइन ऑफ कन्वेंशन है कि नेगेटिव लेते हैं। इस केस में जब आप कंप्रेस करेंगे तो गैस का इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, तो जो इंटरनल एनर्जी है उसको टेक हम क्या करते हैं, पॉजिटिव लेंगे। और वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ था तो नेगेटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम है तो पॉजिटिव। एक्सपेंशन में वर्क डन बाय द सिस्टम होता है और कंप्रेशन में वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, इसलिए यहाँ पे इसको नेगेटिव लेंगे, इसको पॉजिटिव लेंगे। तो ये साइन ऑफ कन्वेंशन मैटर करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द इक्वेशन, या आप कह सकते हैं कि द इक्वेशन फॉर अ एडियाबैटिक एक्सपेंशन इज, तो फिर आपने आइडेंटिफाई करना है ये इक्वेशन होगी। फिर अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि इक्वेशन फॉर द एडियाबैटिक कंप्रेशन, तो फिर आप ये यूज़ करेंगे, क्योंकि ये साइन ऑफ कन्वेंशन है। आप देखेंगे कि इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है। अगर इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो नेगेटिव आप लेंगे, अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो पॉजिटिव लेंगे। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो नेगेटिव। तो इसलिए ये इक्वेशंस आपकी बन जाएंगी। फिर इसके लिए भी आपके पास क्या होगी, हम पीवी कर्व बनाएंगे, इस साइड पे प्रेशर, इस साइड पे वॉल्यूम। जब प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा है तो उस केस में वॉल्यूम क्या होगा जी, कम। तो यहाँ पे P1 है तो यहाँ पे V1 है, और टेम्परेचर यहाँ पे क्या होगा, T1 होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप गैस को क्या करते हैं, एडियाबैटिकली एक्सपेंशन है आपके पास, ठीक है। और एक्सपेंशन का मतलब क्या होगा कि आप वॉल्यूम डिक्रीज़ करेंगे। जैसे मैं वॉल्यूम P1 से P2 डिक्रीज़ कर रहा हूँ ना, तो गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज़। तो वॉल्यूम इंक्रीज़ इस साइड पे हो रहा है, तो इसका मतलब V1 से ये क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। और टेम्परेचर भी चेंज होगा, ठीक है। हीट इन आउट नहीं होनी, लेकिन टेम्परेचर तो चेंज होगा ना। जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि फॉल भी करेगा और राइज भी करेगा टेम्परेचर, ओके। तो इसका मतलब नेक्स्ट आपके पास ये पॉइंट है। और ये कर्व जो आपके पास बन रही है, कर्व रिप्रेजेंटिंग द एडियाबैटिक प्रोसेस नोन एज एडियाबैट, ठीक है। इसको एडियाबैट का नाम देंगे आप। और दूसरी बात आप कहेंगे टेम्परेचर ऑफ गैस डजंट रिमेन कांस्टेंट, और ये कैसे वेरी करेगा, आप कहेंगे पी वी की पावर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये डायरेक्ट रिलेशन यहाँ पे पुट किया गया, इसकी भी डिराइव नहीं किया गया, तो आप इसको याद रख लें, पी वी गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये किसके लिए होता है, आपके पास एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए होता है। और इसमें जो गामा है वो किसके इक्वल होता है जी, सी पी माइनस सी वी। एम सी क्यूज है जी, गामा इज इक्वल टू सी पी ओवर सी वी। सी पी क्या है, ये बेसिकली मोलर स्पेसिफिक हीट है एट अ कांस्टेंट प्रेशर, और ये है मोलर स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम। तो गामा क्या है, इट इज़ द रेशियो बिटवीन मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस एट ए कांस्टेंट प्रेशर
टू द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इनको अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये गामा आ जाएगा, ये वैल्यू, ठीक है। और इसी तरह से ये P और V की ये पावर के साथ ये क्या रहता है, दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे इक्वेशन जो है ना वो ऐड कर लेनी है। और दूसरी बात, जब आप एडियाबैटिक और आइसोथर्मल प्रोसेस की कर्व्स को डील करते हैं तो ये बेसिकली जो आपके पास आइसोथर्मल प्रोसेस है इसकी कर्व अगर आप देखेंगे तो यूँ आपके पास होगी, ठीक है। तो इसमें लेस स्टीप पर होगी, ठीक है, कर्व। और ये आपके पास आप बुक में भी देख सकते हैं यूँ, ये आइसोथर्मल की कर्व है जिसको आइसोथर्म का नाम दिया गया है, और ये एडियाबैट की। अब यहाँ पे देखें कि इनमें ये चेंज क्या आ रहा है, इनिशियल और फाइनल स्टेट में पहुँचने के लिए यहाँ पे चेंज क्या आ रहा है जी। वॉल्यूम तो यहाँ पे भी V2 है, यहाँ पे भी V2 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आइसोथर्मल प्रोसेस है ना ये एक स्लो प्रोसेस है, और जो एडियाबैटिक प्रोसेस है ये एक फास्ट प्रोसेस है। इसलिए यहाँ पे जो कर्व है ये आपके पास लेस स्टीपर है, ठीक है, और इसमें स्टीप ज़्यादा है। और दूसरी बात आप ये कह सकते हैं कि ये इसमें प्रेशर देखिएगा, ये जो P2 की वैल्यू है इस केस में आपके पास ग्रेटर है एडियाबैटिक के केस में, और आइसोथर्म के केस में P2 जो है ना वो आपके पास क्या है, लेस है। डिफरेंस की अगर आप बात करें P1 माइनस P2 अगर आप निकालेंगे तो इस केस में वैल्यू ज़्यादा आएगी और इस केस में वैल्यू का डिफरेंस लेस आएगा, ठीक है। तो इस केस में आइसोथर्मल में जो प्रेशर डिफरेंस है वो लेस होगा, तो इसीलिए यहाँ पे आपके पास ये क्या होता है, स्लो प्रोसेस होता है, ओके। तो ये दोनों का डिफरेंस भी आपने देखना है, कर्व साइड पे रिप्रेजेंट की गई है। तो होपफुली कि आपने दोनों प्रोसेस को, जो कि एप्लीकेशन थी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, अच्छे तरीके से समझा। वो ये लॉन्ग में ही पूछी जा सकती हैं, इससे मैक्सिमम आपके एमसीक्यूज भी बनेंगे, ठीक है। कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए फाइनल फॉर्म ये है, ठीक है। और उसी तरह से कंप्रेशन और एक्सपेंशन के लिए इसकी फॉर्म क्या है। और दूसरी बात, अगर आपने इसके लिए भी ऐड करनी होंगी आइसोथर्मल के लिए भी, तो ये भी -Q = -W, ये कंप्रेशन के लिए, ठीक है। और इस केस में हीट जो है ना वो लीव कर रही है सिस्टम को और वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, ठीक है। तो ये केस में आपने दूसरी इक्वेशन भी इसकी देख लेनी है। तो इस तरह से दोनों एमसीक्यूज के लिए आपने पॉइंट करना है कि चेंज इन हीट ज़ीरो होता है, उसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज़ीरो होता है, और फिर इसके आपने गामा के लिए भी रिलेशन याद किया। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।